जब वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और आज के इस सेशन को अगर मैंने इस खूबसूरत सी लाइन से शुरू किया है तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रही है। और वजह यह है कि आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर अप करने वाले हैं बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन। हम बात कर रहे हैं उन क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने तनिक भी ना सोचा कि उनके बाद क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ देश के लिए बलिदान देना उनका एक और एकमात्र लक्ष्य था। ना उनकी कोई लालसा थी, ना उनकी कोई जिज्ञासा थी कि आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेंगी या नहीं करेंगी, इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। तो सबसे पहले तमाम बीपीएससी स्टडी आईक्यू की तरफ से मेरा सत सत नमन, सत सत प्रमाण इन सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानियों को, इन सारे के सारे क्रांतिकारियों को। तो यह सेशन आपके लिए बीपीएससी एडीओ और साथ ही साथ 72nd बीपीएससी के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि खासकर अगर हम बात करते हैं तो बिहार जो है क्रांतिकारियों का एक घर रहा है। चाहे मुजफ्फरपुर बम कांड को देख लीजिए, जिसको अलीपुर बम केस भी हम लोग कहते हैं, या फिर सचिन नाथ सान्याल का इन्फ्लुएंस बिहार में देख लीजिए, नौजवान भारत सभा का इन्फ्लुएंस बिहार में देख लीजिए। न जाने बहुत सारे नाम आपको बिहार से नजर आएंगे जिन्होंने क्रांति की राह पर अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो चलिए दोस्त, जानते हैं हम लोग इन क्रांतिकारियों को और बिहार में किस प्रकार से क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो आइए जरा हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बिहार में क्रांतिकारी या क्रांति के दौर की, या भारतवर्ष में भी, तो इस क्रांतिकारी के दौर को हम दो पहलुओं में बांटते हैं। एक क्रांतिकारी का दौर था जो कि 1905 के बाद आया, दूसरा क्रांति का दौर था जो कि 1922 के बाद आया। 1905 के बाद जो क्रांति का दौर आता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशन, और जो 1922 के बाद आया उसको हम कहते हैं सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन। आपके मन में प्रश्न बनेगा कि आखिर ये 1905 और 1922 में कुछ ऐसा क्या हुआ जिस कारण से हम कह सकते हैं कि क्रांति हुई। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि क्रांति जनरली युवा ही करते हैं, क्योंकि युवाओं के अंदर वो जोश, वो जज्बा होता है, और थोड़ा सा युवाओं के अंदर होता है किसी भी चीज को जल्दी करने का। तो हुआ यह था कि 1905 में आपको पता है बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन चला, लेकिन समय के साथ स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस में एक फूट आ गई, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, गर्मपंथी, नरमपंथी, जिस कारण से जो युवाओं की उम्मीद इस स्वदेशी आंदोलन से थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखा रही थी। और इसी धूमिल होती हुई दिखाई देने के उम्मीद के बाद युवाओं ने सोचा कि अब जो है हमें कमान अपने हाथ लेनी पड़ेगी। और उसी दौर में जो क्रांतिकारी हुआ या क्रांतिकारी युग जो आया या क्रांतिकारी घटनाएं हुई, उसी को हम कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक वैसा ही 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन से और गांधी जी से भारत के जितने भी युवा हैं और बिहार के जितने भी युवा हैं उनकी एक उम्मीद थी। लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया तो वो उम्मीद टूट गई, और उस उम्मीद के बाद युवाओं ने, खासकर भगत सिंह, इस दौर के बहुत ही प्रमुख नेता, चंद्रशेखर आजाद, बहुत ही प्रमुख नेता, फणीनाथ घोष, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट नेता थे, जतिन दास, राजगुरु, सुखदेव, जो इस दौर में कमान अपने हाथ लेते हैं, और इसको हम कहते हैं सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन। इस दौर में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की का नाम आपने सुना ही होगा। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जब कलम से आजादी ना मिले तो क्रांति की मसाल जली, और यह क्रांति की मसाल ऐसी जली कि युगों युगों तक लोग याद करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा इन लोगों का नाम रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जब कांग्रेस संवैधानिक मार्ग से स्वतंत्रता की राह खोज रही थी, यानी कि कांग्रेस की बात हम करते हैं तो याद रखना है आपको कि यह बात हो रही है फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशन की। कांग्रेस का गठन 1885 से तक हुआ, और 1885 से 1905 तक का जो दौर था वो था मॉडरेट का दौर, यानी कि नरमपंथी का दौर। नरमपंथी संवैधानिक तरीके से लोग को एकजुट करते हुए, या फिर यूं कहा जाए कि ब्रिटिशर्स के सामने एक संवैधानिक तरीके से एक बीच का रास्ता देख रहे थे। तो उसी दौर में इसीलिए उसी चीज को मेंशन करते हुए कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस
संवैधानिक मार्ग से स्वतंत्रता की राह खोज रही थी, कुछ क्रांतिकारी युवाओं ने क्रांति का रास्ता चुना। प्रेरणा कहां से मिली? कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन मिली ही होगी। तो जो प्रेरणा मिलती है, इनको मिलती है प्रेरणा जापान की रशिया पर विजय से, कि जापान जैसा छोटा देश रूस जैसे यूरोपियन कंट्री को हरा दिया। तो यहां से इंस्पिरेशन आया कि यूरोपियंस, पहले एक थॉट था कि यूरोपियंस अभेद है, उनको कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन इस घटना के बाद हराया गया और एशिया ने स्वतंत्रता की आशा जगी कि कोई एक एशियन कंट्री भी किसी यूरोपियन कंट्री को आसानी से हरा सकता है। इसके साथ साथ जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, तो ये बंगाल का विभाजन 1905 में इसने आंदोलन को एक नई हवा दी और वंदे मातरम बन गया एक धार्मिक मंत्र, क्रांतिकारियों के दिलों और जहान में बसने के लिए, उनके खूनों में बसने के लिए वंदे मातरम के नारों के साथ पूरा का पूरा भारतवर्ष गूंज उठा। उसी बीच में अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार में, तो हमारे बिहार में शुरुआती दौर में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, बालाजी ठाकुरदास, ये थे बिहार के प्रथम क्रांतिकारी नेता। 1906 में बालाजी ठाकुरदास ने रामकृष्ण सोसाइटी पटना की स्थापना की और एक अखबार मदरलैंड की शुरुआत की। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके बन सकता है। देखिए, एक है मदरलैंड और एक है द मदरलैंड। तो एक दो द मदरलैंड है, ये मजरूल हक वाला है, जो कि नन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधीवादी विचारों से प्रेरित था। लेकिन ये बाबाजी ठाकुरदास, जिन्होंने 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी पटना में स्थापना की, और ये जो है इनका अखबार था जिसका नाम क्या था, तो मदरलैंड, इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद एक घटना आती है 30 अप्रैल 1908 की। दो क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की निकल पड़े थे मारने के लिए। किसको? तो निकल पड़े थे मारने के लिए किंग्सफोर्ड को। अब किंग्सफोर्ड कौन था? तो किंग्सफोर्ड के बारे में बताते चले, वो एक जज था और वो जज जो है हमेशा भारतीयों के खिलाफ जो है अपने फैसले दिया करता था। अपने फैसलों में एक जज का काम होना चाहिए कि पक्षता जो है पक्ष से पक्षतापूर्ण ना करे, वो किसी का पक्ष ना ले, लेकिन वो हमेशा इंडियन के खिलाफ फैसले देता था, भारतीय सही हो या गलत हो। तो प्लान बनाया उनको मारने का। और इसी बीच में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस का उम्र 17, प्रफुल्ल चक्की ने प्लान बनाया। लेकिन दुर्भाग्य से जो है किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान था, लेकिन कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी जो थी उसके ऊपर बम फेंक दिया गया, उसकी बग्गी के ऊपर, जिनसे वो मारा जाते हैं। अब उसके बाद जो क्रांतिकारी है वो भागते हैं और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया, जबकि प्रफुल्ल चक्की ने स्वयं को गोली मार दिया गया। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो याद रखिएगा, कालिदास बासु जो थे ये खुदीराम बोस के वकील थे। इस बात को भी दिमाग में रखना है। खुदीराम बोस जो थे उस दौर में क्रांतिकारी के और यंगस्टर के और युवाओं का जो त्याग है उसका एक सिंबल बन गए। और इसी घटना को, जो ट्रायल उनके ऊपर चला, इसी घटना को हम अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। हालांकि अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के मास्टरमाइंड का आरोप लगा था अरविंदो घोष पे, लेकिन अरविंदो घोष की बात जब हम करते हैं तो इनका केस लड़ा था सीआर दास ने। वही सीआर दास जो 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे, जो स्वराज पार्टी की स्थापना करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो इस चीज को भी दिमाग में रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भाई देवघर झारखंड में भी क्रांतिकारी केंद्र बना जहां पे बम बनाए जाते थे, इसके नेता थे सखाराम गणेश देवसर। याद रखिएगा, सखाराम गणेश देवसर जो है इनका संबंध महाराष्ट्र से है, लेकिन यहां पे आकर के बसे और इन्होंने यहां पे युवाओं को बम बनाने का परीक्षण देने लगा। उस समय का सिंबल था मैजिक लैंटर्स प्रोपेगेंडा, मतलब कि समझिए कि जो लालटेन होता था, इस लालटेन को दिखाया जाता था और ये सिंबल होता था किसका? तो ये सिंबल होता था क्रांतिकारियों का। तो मैजिक लैंटर्स प्रोपेगेंडा था। इसके तहत हम कह सकते हैं कि इंदुनाथ नंदी जैसे देशभक्तों ने क्रांति का संदेश फैलाया। इसी बीच में अनुशीलन समिति जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था, पटना में स्टैब्लिश्ड हुआ 1913 में और सचिन नाथ सान्याल के द्वारा स्टैब्लिश्ड हुआ। यहां से आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं।
कुछ अदर जो की रिवॉल्यूशनरी जो उस दौर में डेवलप हुए थे उसमें अगर हम बात करते हैं तो अतुल चंद्र मजुमदार जो कि पूर्णिया से थे, इनको गिरफ्तार किया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। इसके अलावा नरिपेंद्र नाथ बासु ये प्रिंसिपल थे बीएन कॉलेज के, इनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा यदुनाथ सरकार जो बक्सर थे इनको ने युवाओं को ट्रेनिंग दिया। और स्वामी सत्यदेव जो है जो कि आर्य समाजिस्ट थे, इन्होंने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। जो आर्य समाज से ताल्लुकात रखते थे स्वामी, अच्छा आर्य समाज की स्थापना किसने की, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वीडियो को पॉज करके। तो क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अनंत बंधु चौधरी जो है 1918 में इनको गिरफ्तार किया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गिरफ्तारी की काफी हद तक निंदा भी की और बहुत तगड़ी निंदा की रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब हम आते हैं सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन का। मैंने आपको बताया कि देखिए हुआ यह था कि 1920 में जब गांधी जी आते हैं तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी, खासकर युवाओं के अंदर, कि यह वक्त ही है जो हमको आजादी दिलाएगा। लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा घटना हो जाती है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में अवस्थित गोरखपुर जिले का एक स्थान है जहां पे चौरी चौरा इंसिडेंट के दौरान जो है असहयोग आंदोलन को उसके बाद खत्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और उसके पश्चात जो है असहयोग आंदोलन के खत्म होने पर लेकिन देशभक्ति खत्म नहीं हुई, युवाओं ने उसके बाद कमान अपने हाथ में लिया और इस दौर को हम लोग कहते हैं सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ तो युवाओं में असंतोष था और जोश बढ़ा और उन्होंने हथियार उठाया। और एचएसआरए, पहले ये एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि आगे जाकर के एचएसआरए बना। इसकी एक मीटिंग भी हुई थी, बैठक भी हुई थी, जिसमें बिहार से फणीनाथ घोष और साथ ही साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास, बाल गंगाधर तिलक तो चंद्रशेखर आजाद, तो ऐसे कई सारे नाम थे जो कि वहां पर आपको मौजूद नजर आते हैं जिन्होंने किया। वही चंद्रशेखर आजाद जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आखिरी गोली थी, इन लोग का वसूल होता था कि ये आखिरी गोली जो है, ये आखिरी गोली को हम अंग्रेज की गोली से नहीं मरेंगे, अपनी आखिरी गोली से उन्होंने स्वयं को मार लिया। तो ऐसे वीर सपूतों को सत सत नमन है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो दल सिंह राय रॉबरी के जो कि दरभंगा में हुआ था, यह बेसिकली दल सिंह सराय था, मतलब दल सिंह सराय था। दल सिंह राय एट प्रेजेंट आपको समस्तीपुर और दरभंगा के बीच में आपको पड़ता है, उस समय दरभंगा जिला पड़ता था। तो ये लोग क्रांतिकारी को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो करते क्या थे कि जो अंग्रेज समर्थक लोग हैं या अंग्रेज समर्थन कोई भी चीज है अंग्रेज से रिलेटेड है, वहां पर रॉबरी करते थे, वहां से पैसे लेते थे। इसके अलावा मौलिनिया रॉबरी जो कि चंपारण 1929 पे इसके मुख्य आरोपी योगेंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने बाद में तिरहुत कॉन्स्पिरेसी केस में पकड़ा गया और इनको फांसी भी दे दी जाती है। इसके अलावा प्रोफेसर ज्ञान साहा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के विचार फैला, मतलब प्रोफेसर ज्ञान साहा ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के विचारों को इस पूरे के पूरे क्षेत्र में फैलाया। इसके अलावा महेंद्र नारायण राय जो कि पटना रिवॉल्यूशनरी पार्टी के जाने माने थे, इन्होंने भी युवाओं के अंदर रिवॉल्यूशनरी गतिविधियों को जोड़ दिया। जयचंद विद्या लंकर ये एचएसआरए यानी कि पंजाब ब्रांच से जुड़े और वो भी बिहार से ताल्लुकात रखते थे और इन्होंने भी काफी हद तक इस पूरे के पूरे एरिया में लोगों को जागरूक किया। इसके अध्यक्ष जो थे पंडित प्रजापति मिश्रा थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे अनुपस्थित थे। इसके अलावा बिहार के युवा अब क्रांति के लिए जबरदस्त तरीके से तैयार थे। एचएसआरए की बात करते हैं तो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका केंद्र छपरा और पटना में था और रामदेनी सिंह जो कि हाजीपुर स्टेशन डकैती के प्रयास में पकड़े जाते हैं और बाद में जो है ये मारे जाते हैं। यही है चंद्रशेखर आजाद, इनके मूंछों पर मतलब समझिए कि ताव देते हुए अपने आप को मारे थे। समझिए आदमी को पता है वो मरने वाला है, हम लोग का सोच की हालत खराब हो जाता और इतने क्रांतिकारी जबरदस्त तरीके से इन्होंने ऐसे कार्य को अंजाम दिया। पटना बॉम्ब केस यानी कि हजारीलाल प्रकाश और साथ ही साथ सूर्यनाथ चौबे जो हैं ये जुड़े हुए हैं किससे, तो पटना बॉम्ब केस से, इस बात को भी दिमाग में रखना है। इसके अलावा बेतिया एसोसिनेशन 9 नवंबर 1932 की घटना, क्या हुआ था इसमें, तो फणीनाथ घोष जो है सरकारी गवाह बने। देखिएगा फणीनाथ घोष जो थे ये क्रांतिकारी थे पहले, लेकिन फणीनाथ घोष जो थे ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान सरकारी गवाह बनकर अंग्रेज के पक्ष में आ गए। अब इन लोग का एक वसूल होता था कि भाई इन लोग के नजर में अगर कोई गद्दारी किया तो गद्दारी करने के बाद उसको मार पकड़ के लोग मार देता था। तो फणीनाथ घोष जो सरकारी गवाह बने, इसके बाद बैकुंठ शुक्ल जो है इसके लिए 14 अप्रैल 1933 को मतलब समझिए गए और इन्होंने बेतिया में इनको मार दिया। उसके लिए इनको फांसी भी दिया गया, गया में इनको फांसी दिया गया और ही बिकम द मैट्रिड ऑफ बिहार रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट। और
और वो जो है आने वाले वक्त में एक जबरदस्त तरीके से एक शहीद के रूप में, बिहार क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं इन सारी चीजों के ऊपर, तो ये सारी चीजें हम लोग को नजर आ जाती है। और अगर हम इसके एक समराइज के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं, तो समराइज के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर हाँ, अगर हम बात करते हैं इसी बीच में कि टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो है जमशेदपुर जो था, इसमें सरकार और विदेशी सहायता लेने से इनकार किया। तो इसके अलावा वरिंद्र कुमार घोष जो थे, देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की, यहां से भी क्वेश्चन बनता है गोल्डन लीग की स्थापना करने वाले कौन, तो वरिंद्र कुमार घोष। इसके अलावा बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में पटना में आयोजित किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में मैंने बता ही रखा कि बिहार का अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और उड़ीसा सेपरेट हुआ बिहार से इसके बाद। तो ये तो घटनाएं थोड़ी नजर आती है। तो ये एक लिस्ट है जिस लिस्ट में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पेज 1905 से 1919-18 के बीच में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, बाबाजी ठाकुरदास, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, देवघर सेंटर। सेकेंड फेज 1924 से 1934 तक योगेंद्र शुक्ल, बैकुंठलाल शुक्ल, ज्ञान साहा, HSRN बिहार, पटना बॉम्ब केस, बेतिया असोसिएशन, ये सब मुख्य उसके हैं। कुछ एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 1 को लिखिए और क्वेश्चन में उत्तर दीजिए कॉमेंट में। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस जो है ये किससे एसोसिएटेड है, जरा देखिए ऑप्शन को और उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और मदरलैंड अखबार शुरू किया। बिना पीछे को देखे हुए उत्तर देने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट में, और जो भी आपके हिसाब से आंसर है लिखिए। तिरहुत षड्यंत्र कांड 1930 में किस क्रांतिकारी से जुड़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर लिखिए। फरीदनाथ घोष सरकारी गवाह की हत्या के लिए किसे फांसी दी गई, क्वेश्चन नंबर 4 और आंसर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड तत्कालीन बिहार का प्रमुख क्रांतिकारी केंद्र था, क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर लिखिए। इस प्रकार से आप जब आंसर लिख लेंगे तो ये तो रहा हमारा वाईटी पे। अगर मान के चलिए आप में से कोई भी जन को हमारे एडीओ के बैच के साथ जुड़ना हो, तो बीपीएससी का एडीओ बैच नंबर 3 जो कि आपके 3 नवंबर से यानी कि सोमवार से शुरू हो रहा है, यानी कि कल से शुरू हो रहा है, तो आप सब लोग जल्द से जल्द जाकर के इस बैच में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इस बैच में क्या क्या होगा, कैसे मिलेगा क्लासेज, मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे चले जाना है। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, यहां पे आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद बीपीएससी एडीओ है यहां पर, इस पे बाय नाउ पे आप जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद इसको रिमूव कीजिएगा और यहां पे लगा दीजिएगा आदि लाइव। आदि लाइव कोड लगाएंगे, देखिए आपका प्राइस कितना पड़ा, 3499। लेकिन देखिए प्राइस को कैसे जस्टिफाई करेंगे बता देते। देखिए इसमें क्या क्या होगा। जैसे लेट अस सपोज कि आपकी जो क्लास है यह शुरू हो रही है मैथ्स से। अब मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम, रोज 2 क्लासेज होंगी। नंबर सिस्टम शुरू में आपका 1 है, फिर बाद में 2 हो जाएगा। लास्ट 6 डे जो हमारा आखिरी कोर्स। अब इस नंबर सिस्टम को आपको पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड मॉड्यूलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये मॉड्यूलर क्वेश्चन को आप बनाइएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल मिलेगा जिसमें ट्रिक व्रिक सारा एक साथ होगा, और इस प्रकार से हम मैथ्स के सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे। फिर रीजनिंग के साथ भी ऐसा ही होगा, कोडिंग डिकोडिंग जैसे एक चैप्टर उसको भी इस तरीके से किए। जीके जीएस के साथ भी ऐसा ही होगा, और करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस के साथ भी ऐसा ही होगा। और इस प्रकार से टोटल जो 350 प्लस टॉपिक्स हैं बीपीएससी एडीओ के लिए, उन सबको हम लोग कवर अप कराएंगे। और फिर उसके बाद जैसे मैथ्स पूरा खत्म हुआ, मैथ्स का मॉड्यूलर बेस्ड टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद रीजनिंग खत्म हुआ, रीजनिंग का मॉड्यूलर बेस्ड टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, करंट अफेयर, जीके, बिहार स्पेशल, सबके साथ ऐसा ही होगा। और फिर उसके बाद आपका पूरा ओवरऑल टेक्स्ट जो है जनरल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज का आपको इसमें दिया जाएगा। 60 डेज का आपको जबरदस्त लाइव क्लासेस, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में फुल लेंथ टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल का आपको कवर अप कराया जाएगा। तो आपको ना किताब को एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है, ना ही आपको टेस्ट सीरीज करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई क्रक्स मटेरियल इधर करने की जरूरत है। आप इधर उधर भागिए नहीं, 3499 में आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब टेस्ट सीरीज आप लेने जाइए कहीं पे भी आपको 1000-1500 से कम में आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। कोई भी कोर्स लेने जाइए तो 1000-1500 से कम में आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। किताब खरीदने जाइए तो 1000 रुपए में आपका किताब हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है क्रक्स मटेरियल कहीं शॉर्ट ट्रिक वगैरह इस सब का किताब लीजिए तो 500 रुपए का आपको मिलेगा। और इस सब कुछ मिलाकर के 3499 विथ मेरा मेंटरशिप, यानी कि आदि लाइव कोड आप लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा। तो इस कोड को लगाना ना भूलें, आदि लाइव कोड को लगाइएगा। या तो एक नंबर हम यहां लिख देते हैं 928999
6924 पर आप कॉल कीजिए और इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, हमको फ्री काउंसलिंग दीजिए बीपीएससी एडीओ बैच नंबर 3 के लिए, और हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। तो आदि लाइव कोड लगा करके 9289996924 पे आप कॉल करके बता सकते हैं और इस प्रकार से आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। क्लास को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।